हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनफ्यूज एकेडमी में। और हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि हीट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ हीट बताया था और ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर मैंने आपको दो मोड्स ऑफ ट्रांसफर हीट बताए थे। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन एंड द सेकेंड वन इज कन्वेक्शन। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रेडिएशन की, एंड दैट इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज रेडिएशन। ठीक, तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.9, इसको हम पढ़ रहे थे और इसके ही हेल्प से हम रेडिएशन को अच्छे से समझ पाएंगे। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती को जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक मोमबत्ती को जलाइए और एक हाथ अपना उस मोमबत्ती की फ्लेम के ऊपर रखिए और एक साइड में रखिए। ठीक है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या आपके दोनों हाथ इक्वली हॉट फील हो रहा है आपको? कि जितनी आपको हीट जो हाथ आपने फ्लेम के ऊपर रखा है उसमें, और जितनी आप उतना ही आपको हॉट उस हाथ में फील हो रहा है जो आपने साइड में रखा है। इफ नॉट, विच हैंड्स फील्स हॉटर? अगर ऐसा नहीं है तो आप ये बताएं कि कौन सा हाथ आपका ज्यादा गर्म लग रहा है। ठीक, जैसे कि ये फिगर बना हुआ है इस बुक के अंदर, देखिए एक मोमबत्ती जल रही है और एक हाथ जो है वो इसका साइड में है और एक हाथ फ्लेम के जस्ट ऊपर है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, आप ये नोटिस करेंगे कि जो हाथ आपका ऊपर की तरफ है फ्लेम के, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। मैंने आपको कल कन्वेक्शन के बारे में पढ़ाया था कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो एयर होती है वो हीट की वजह से या फिर सोर्स ऑफ हीट, जो भी टेम्परेचर आपका जिससे आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर इस वाले केस में मोमबत्ती है वो सोर्स हीट का, तो उसकी वजह से जो एयर है उसके जस्ट ऊपर वाली वो गर्म होगी और वो ऊपर उठेगी। तो इसकी वजह से आपका जो हाथ फ्लेम के ऊपर है वो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ऑन द साइड्स, जो साइड वाला हाथ है, हाउ एवर देयर इज नो कन्वेक्शन, वहां पर कोई कन्वेक्शन नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन में जो नियर द फ्लेम एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, साइड का कोई भी रोल नहीं है। साइड वाली एयर तो फिर उसकी जगह पूरी करने के लिए वहां पर आती है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब जहां आसपास समुद्र है या फिर नदियां हैं, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना, मतलब उन लोगों के साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो फिनोमिना क्या है, उनके साथ ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है। ठीक है, फिनोमिना का मतलब एक उनके साथ उनकी लाइफ में जो दिनचर्या है उनकी, कि वहां पर वो क्या फील करते हैं। ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के समय में क्या होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, मतलब जो जमीन वाली हमारी हवा होती है, जैसे वो कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब एक तरफ नदी है या समुद्र है या दूसरी तरफ उनकी जो जगह है रहने की वो है, तो जहां वो रह रहे हैं वहां की जो हवा है वो ज्यादा गर्म होती है इन कंपैरिजन टू सी या फिर रिवर। इतनी बात समझ में आई ना आपके? द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, जो एयर लैंड के ऊपर है यानी कि जो रहने वाली जगह के ऊपर है वो गर्म होती है और वो ऊपर उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स पैलेस, मतलब कि जब लैंड वाली एयर गर्म होकर ऊपर उठी तो उसकी जगह खाली हुई, और उसकी जगह खाली हुई तो वो जगह किसने ले ली? जो हवा कोस्टल एरियाज यानी कि जो रिवर है या फिर सी है, समुद्र है, वहां से जो ठंडी हवा आई, वो हवा ठंडी क्यों है? कि वहां पर वाटर है, वाटर का टेम्परेचर, वाटर की वजह से उस हवा का टेम्परेचर कम है, वो हवा ने किसकी जगह ले ली? जो लैंड वाली हवा थी जो कि गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, जो गर्म हवा थी लैंड वाली वो ऊपर उठी थी और वो कहां चली गई? वो चली गई सी में या फिर समुद्र में या फिर नदी में। टू कंप्लीट द साइकिल, मतलब इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए देखिए क्या होता है एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप जहां रह रहे हो तो ये आपका घर है, और ये कोई नदी है, तो यहां पर जो हवा है और यहां पर भी हवा है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा है और यहाँ का टेम्परेचर कम है। तो यहाँ का टेम्परेचर जब ज्यादा है तो इस टेम्परेचर की वजह से ये हवा गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर उठी
और ऊपर होके यहाँ मूव कर गई, और यहाँ वाली हवा ठंडी थी, ये जगह जब खाली हो गई तो ये वाली हवा यहाँ पर आ गई। तो ये एक साइकिल चलती रहती है दिन के टाइम में। बात समझ में आई? द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, मतलब कि जो एयर सी के पास से आती है, रिवर के पास से आती है, कोस्टल एरियाज के पास से आती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। ठंडी हवा को लेने के लिए जो कोस्टल एरियाज में घर बनते हैं, उनकी जो विंडोज होती है वो उनका मुंह जो सी है उसकी तरफ को वो रखते हैं, ताकि वो उस विंडो से, उस खिड़की से, सी से ठंडी हवा उनके घर में आ सके। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, मतलब रात में क्या होता है, यही प्रोसेस जस्ट उल्टा हो जाता है। जो दिन में होता है वो अब रात में पूरी साइकिल उल्टी हो जाएगी। ठीक, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। इसलिए जो कूल एयर है वो लैंड से मूव करती है टूवर्ड्स द सी। क्योंकि रात में क्या होता है कि रात में जो लैंड वाला एरिया है वहां की जो एयर है वो ज्यादा ठंडी होती है, और जो जब ठंडी होती है, और जो सी वाला एरिया है वहां की जो एयर है वो थोड़ी गर्म होती है। जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठकर फिर कहाँ आती है? लैंड वाली जगह पर आती है, और लैंड वाली जो एयर है वो चली जाती है सी वाली जगह पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा साइकिल उल्टा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ये ब्रीज वो वाली ब्रीज है जो लैंड से कहा गई है? सी की तरफ गई है। When we come out in the sun, जब भी हम दिन में बाहर निकलते हैं, जब बहुत तेज धूप होती है, we feel warm, उस समय हमें गर्मी महसूस होती है। How does the heat from the sun reaches us, मतलब कि जो सन है उससे हीट हम तक कैसे पहुंची? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun। तो ये वाली जो हीट है सन से हमारे तक पहुंची, वो ना तो कंडक्शन से पहुंची ना ही कन्वेक्शन से पहुंची, क्योंकि जो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में कुछ रीजन्स ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर कोई मीडियम है ही नहीं। तो जब मीडियम नहीं है तो ना तो कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन होगा। तो अब सोचिए कि वो हीट हम तक कैसे पहुंची। From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation। मतलब सन से जो हीट हमारे तक आती है वो किस प्रोसेस के थ्रू आती है? उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। तो रेडिएशन इज द अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। किसके अलावा? हमने जो दो मोड पढ़े थे, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के अलावा एक मोड रेडिएशन, एक मोड ट्रांसफर का और है हीट के, उसका नाम क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर का एक ऐसा मोड है जिसके अंदर किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मतलब ये प्रोसेस ऐसा है, ये तब भी हो जाता है जब मीडियम होता है, और तब भी हो जाता है जब मीडियम नहीं होता है। When we sit in front of a room, जब हम किसी रूम हीटर के पास बैठते हैं, we get heat by this process। तो हमें जब हीट का एहसास होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और ठंड का मौसम है, उस समय आपने अपने रूम में एक रूम हीटर लगा रखा है, तो उस रूम हीटर की वजह से आपको थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी का फील आ रहा है। ठीक है, तो वो जो आपको गर्मी का फील आ रहा है वो उस रूम हीटर से जो हीट ट्रांसफर हो रही है आपकी बॉडी में, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है? वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही हो रही है। ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब आपको कंडक्शन पढ़ाया था, तो कंडक्शन में मैंने बताया था कि कोई यूटेंसिल यानी कि कोई बर्तन आप जब गैस के चूल्हे पर रखते हो तब वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है तब आप उसको उठाकर वापस नीचे रखते हो, तो वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट कर देता है। तो वो ठंडा होना स्टार्ट क्यों कर देता है? वो उसके पीछे रीजन ये है कि अब उसके अंदर हीट आ गई और वो हीट ट्रांसफर कर रहा है सराउंडिंग्स में। ठीक है, सराउंडिंग से मतलब आपके आसपास का एरिया। तो वो हीट जो ट्रांसफर हो रही है यूटेंसिल से सराउंडिंग्स में, वो प्रोसेस क्या है? वो भी क्या है? रेडिएशन है। आवर बॉडी
टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी जो बॉडी है वो भी सराउंडिंग से हीट लेती है और सराउंडिंग को हीट देती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। तो वो भी किस प्रोसेस से देती है? वो भी रेडिएशन के प्रोसेस से देती है। ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी बॉडीज है वो सब के सब हीट को रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट किसी और ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब वापस हो जाता है। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट पर वो हीट आकर गिरी थी। एंड पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट से बाहर भी निकल सकता है जिस ऑब्जेक्ट पर वो हीट आकर गिरी थी। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो जिस ऑब्जेक्ट पर हीट गिरी थी उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने उस हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर ले लिया। ठीक, Why are you advised to use an umbrella when you go to in the sun? मतलब आप जब किसी को एडवाइस करते हो कि अगर आप धूप में जा रहे हो तो आप छाता लेकर जाओ, ऐसा क्यों बोलते हो? इसके पीछे भी यही रीजन है कि जब आप धूप में निकले तो जो सन है वो एक ऑब्जेक्ट है जिससे कि हीट आ रही है, और आप दूसरे ऑब्जेक्ट हो, तो जब आप पर हीट आएगी तो आपको गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा। लेकिन आपने जब एक छाता ले लिया, ठीक है, तो छाता एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो सन से हीट आ रही है वो उस छाते पर गिरी। ठीक, ऐसा नहीं है कि छाता लेने के बाद आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, थोड़ी गर्मी लगेगी। तो उसके पीछे भी रीजन है कि थोड़ी गर्मी क्यों लगेगी। ठीक, जब आपने छाता ले लिया तो छाता दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट आपका सन है। सन से जो हीट आई तो उस छाते ने कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली, जो एब्जॉर्ब करी उसकी वजह से वो छाता गर्म हो गया, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज कर गया। उसके बाद कुछ पार्ट जो उस हीट का था वो उसने ट्रांसमिट कर दिया, यानी कि आगे बढ़ा दिया। आगे किसको बढ़ाया? छाते के नीचे तो आप खड़े हो ना, तो आप तक आ गया। जब आप तक आ गया तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि आपको गर्मी लगने लगी। और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ पार्ट वापस कर देता है। ठीक, तो ये रेडिएशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, मतलब कि कपड़े जो हम जाड़ों और गर्मियों के अंदर पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रिपेयर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लॉथ। मतलब कि आपने देखा होगा कि हम गर्मियों के अंदर बहुत लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और जाड़ों में बहुत ही डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे क्या वजह है? वाई इज इट सो? ऐसा क्यों किया जाता है? लेट अस फाइंड आउट। चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिविटी है 3.10, टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन, मतलब टिन के दो डिब्बे लीजिए जो कि सेम हो। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर व्हाइट। ठीक है, एक को आप काले कलर से पेंट कीजिए और एक को आप व्हाइट कलर से पेंट कीजिए। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम, दोनों के अंदर इक्वल पानी भरिए और उसको छोड़ दीजिए 1-2 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में। मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, फिर उसके बाद वाटर का टेम्परेचर मीजर कीजिए, यानी कि पानी का टेम्परेचर नापिए विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। इन बोथ द कैन्स डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर, दोनों ही कैन में आपने क्या देखा कि दोनों में टेम्परेचर का कोई डिफरेंस आया? तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। वो आगे क्यों आएगा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, मतलब किस कैन के अंदर पानी गर्म हुआ। यू कैन फील द डिफरेंसेस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स, मतलब आपको ये डिफरेंस पता लग सकता है जब आप उनके पानी को छू के देखेंगे, तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि किस कैन का पानी गर्म है और किसका ठंडा है। एक एक्टिविटी और है 3.11, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है। फिल द टू कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 3.10। अब आप जो आपने कैन्स ली थी 3.10 में, एक आपने जो 2 डिब्बे लिए थे ना टीन के, उसको फिल कर दीजिए सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। उन दोनों में अब आप गर्म पानी डालिए एट द सेम टेम्परेचर। वो जो पानी आप गर्म डालेंगे वो एक टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर एक पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो दूसरे वाले पानी का टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लीव द कैन इन ए रूम और इन ए शेड।
अब इन दोनों कैनों को आप एक कमरे में रख दीजिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सूरज की रोशनी ना आती हो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। अब उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद वाटर का टेम्परेचर मेजर कीजिए। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो आपने क्या देखा, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपने ऐसा मेजरमेंट या आपने ऐसा रिजल्ट निकाला कि आप दोनों ही कैंस का टेम्परेचर वाटर का सेम था? ठीक। टू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन द समर एंड द डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। मतलब ये एक्टिविटी आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि विंटर के मौसम में आपको डार्क कलर पहनने के लिए बोला जाता है और समर के मौसम में आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। जो डार्क कलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हीट के एक एब्जॉर्बर होते हैं। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब वो हीट को अपने अंदर ले लेते हैं। तो अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे विंटर में तो हीट उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हीट उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो आपने उन कपड़ों को पहन रखा है तो आपकी बॉडी में भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ठंड का एहसास नहीं होगा या होगा तो बहुत कम होगा। लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। और लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो हीट के रिफ्लेक्टर होते हैं। रिफ्लेक्टर का मतलब ये है कि हीट को वापस कर देते हैं। तो इसीलिए गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब आप बाहर निकलोगे तो सूरज की रोशनी से जो हीट ट्रांसफर होगी आपके पहले कपड़ों पर होगी। जब वो कपड़ों पर होगी तो वो क्या करेंगे, वो उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो आपकी बॉडी में उतना अमाउंट हीट का नहीं जा पाएगा जितना कि डायरेक्ट सन से आ रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि गर्मियों में आप लाइट कलर के कपड़े पहनिए। ठीक। अगला टॉपिक है वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। मतलब जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, वूलन क्लॉथ्स का मतलब जो ऊन के कपड़े होते हैं, स्वेटर हो गया, जैकेट्स हो गए, ठीक है, तो हमें गर्म रखते हैं जाड़ों में, ठंड के अंदर। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ। विंटर में हम लोग वूलन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट की। यानी कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि पुअर कंडक्टर क्या होते हैं और गुड कंडक्टर क्या होते हैं। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब यहाँ पर यह है कि उस मटेरियल से, यानी कि उस वूलन क्लॉथ से हीट का ट्रांसफर बहुत कम होगा या नहीं होगा। मोreover देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो वूलन बनता है वो वूल फाइबर से बनता है और वूल फाइबर में एयर ट्रैप्ड होता है। आपने देखा होगा ना कि जो वूल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जालियां होती हैं। तो जालियों की वजह से एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है और आपकी बॉडी तक नहीं आ पाती, जो बाहर ठंडी हवा चलती होती है। और आपकी बॉडी से जो हीट है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन है, वो बाहर नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि वुलन जो है वो क्या है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो वी फील वार्म। इसीलिए हमें गर्मी महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपको चॉइस मिली गई, विंटर के मौसम में आपसे कहा गया कि या तो आप एक मोटा कंबल ले लीजिए और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर, या फिर 2 पतले पतले कंबल ले लीजिए जो कि ज्वाइंट है एक साथ। What would you choose and why? मतलब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे और क्यों? Remember that, अब ये याद रखिए, there would be a layer of air in between the blanket। तो आप ये याद रखिए कि जो ब्लैंकेट आपको ज्वाइंट मिले हैं उनमें क्या है, एक लेयर है बीच में एयर की। तो जब एयर की लेयर है तो वो क्या है, एयर क्या है, एक मीडियम है, और मीडियम है एयर यानी कि फ्लूइड, और फ्लूइड है तो कन्वेक्शन होगा, यानी कि हीट ट्रांसफर उससे इजीली हो जाएगा। तो आप प्रीफर क्या करेंगे, आप एक मोटा कंबल प्रीफर करेंगे इन कंपैरिजन टू 2 थिन ब्लैंकेट्स। क्यों? क्योंकि वो थिन ब्लैंकेट जो जुड़े हुए हैं आपस में, उसमें बीच में एक लेयर है और उस लेयर में एयर मौजूद है। एयर की वजह से हीट ट्रांसफर होगी, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा और आपको रात में ठंड लगेगी। ठीक। तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है हम एंड करते हैं और हीट का यहाँ पर समापन हो चुका है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।